नफ्सियात के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज का जो सेगमेंट होता है इसमें बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं और ये सिलसिला जारी है काफ़ी अरसे से, जिसमें हम नफ्सियात से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब बिला ताख़ीर मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे गेस्ट जनाब डॉक्टर शफ़ीक यासीन, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं और एक बड़े तवील अरसे से काम कर रहे हैं नफ्सियात के हवाले से, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी खिदमत आपने अंजाम दी हैं और अब भी दे रहे हैं, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए बड़ा आसान हो गया है कि यहाँ से बैठ के दुनिया के कहीं भी किसी भी इलाके में किसी भी हिस्से में जो है वो पेशेंट को देखा जा सकता है या बात की जा सकती है। तो टेक्नोलॉजी से इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर ख़ुद बनफ़ से नफीस मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस वक्त प्रैक्टिस जारी है और यासीन नफ्सियाती अस्पताल एक मरकज़ आपने बनाया है इस हवाले से, जो बहुत बड़े तवील अरसे से काम कर रहा है। डॉक्टर साहब को वेलकम करूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो टेक्नोलॉजी की वजह से मैंने कहा काम आसान हो गया, पहले तो आयरलैंड जाना पड़ता था, इधर जाना पड़ता था, अब तो यहाँ से आप आसानी से पेशेंट देख सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, मैं ज़रा पिछली दफ़ा बात कर रहा था कुछ ऐसे टॉपिक्स से जिसके ऊपर बात नहीं हो सकी थी, वो ड्रग अब्यूज़ के हवाले से बड़ी तेज़ी से सवालात आते जा रहे हैं सोसाइटी में। बड़ी एक हमारी एक अनफॉर्चुनेट है कि बड़ी तेज़ी से ये फैलता जा रहा है और फिर जिस तरह ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं उसमें बड़ी तादाद नौजवानों और बच्चों की जो है वो आ रही है। अब इस तरह के पेशेंट जब आ रहे हैं, अब हर एक घर के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा पेशेंट है जो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो कैसे अप्रोच किया जाए और फिर ये कि उनको ज़हनी तौर पर तैयार करना, ट्रीटमेंट की तरफ लाना, कुछ तो उसमें यकीनन चाहते हैं कि ठीक हो जाए और जो नहीं चाहते कैसे उनको ट्रीट किया जाए। और क्या एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर जो विलिंग ना हो इलाज करवाने पे, क्या उसकी ट्रीटमेंट में ताख़ीर होती है या मुश्किल होता है उसके लिए ठीक होना? ज़रा मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी बहुत अच्छा सवाल है यासिर, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ख़ुद नहीं इलाज कराना चाहते नशे का, और ये बड़ा कॉमन होता है यार। आप अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे रहा था एक पेशेंट की। अगर वो ख़ुद नहीं एडमिट होना चाहता या इलाज नहीं कराना चाहता, फैमिली चाहती है, तो प्रोग्नोसिस इतने अच्छे नहीं होते। इसलिए कि अगर आप उसकी डिटॉक्स से तो वो गुजर जाएगा, जिसका मतलब है कि उसके विड्रॉल्स ठीक हो जाएंगे, उसकी फ़िज़िकल क्रेविंग ठीक हो जाएगी, और ये कि उसको बहुत ज़्यादा तलब नहीं होगी नशे की। लेकिन अगर फिर उन दोस्तों से मिलता है, वो ही रास्ते अपनाता है, उसको सीरियस नहीं लेता नशे को, सोचता है कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ लाइफ को और मैं ये नशा पहले भी करता रहा हूँ, उसका नुकसान ही क्या है, तो फिर आप साइकोथेरेपी प्रोवाइड करें। थोड़ा फ़र्क पड़ता है, कुछ केसेस में लोग समझते हैं, लेकिन बेसिकली ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात है। अंदर से ख़ुद मोटिवेटेड हो इंसान, ख़ुद छोड़ना चाहता हो नशा, और फिर अपनी मर्ज़ी से इलाज कराना चाहता हो, तो डेफिनेटली प्रोग्नोसिस या उसके नतीजे बहुत बेहतर होते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब हम इधर वे इलाज करते हैं, मना नहीं करते, समझाते हैं फैमिली को, पेशेंट्स को, लेकिन दाखिले उन पेशेंट्स के भी करते हैं जो इलाज नहीं कराना चाहते। अब कल की बात है, रात की, बिल्कुल टाइम 10 बजने में 5 मिनट कम थे, मैं निकल ही रहा था ऑफिस से, तो मुझे कहा कि एक पेशेंट लेकर आई है फैमिली। तो अच्छा, मैंने कहा फादर कहाँ हैं? तो कहने वो डर के छुपे हुए हैं। मैंने कहा क्यों डर के छुपे हुए, आ क्यों नहीं रहे? तो कहने लगे 17 साल का लड़का है, अच्छा वाला मोबाइल का काम करता था, ख़रीदता था, बेचता था, शॉप है इसकी, अपने भाई के साथ, कज़न्स के साथ चलाता है। लेकिन फिर उसने कुछ टैबलेट्स लेनी शुरू की, हमें नहीं पता वो टैबलेट्स क्या हैं, और फिर कल वो शराब भी पिया उसने हमारे सामने। इसका मतलब है शराब भी शायद पी रहा है कुछ अरसे से। तो फैमिली को इतना आइडिया नहीं था कि वो क्या नशा कर रहा है। लेकिन हुआ ये कि पिछले 3 महीनों में उसकी बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया, गुस्सा करने लगा। पिछले एक आध हफ्ते में तो इतना ज़्यादा कि अपने आप को मारने लगा, छुरी उठाने लगा, बिला वजह किसी को गुस्सा करने लगा है, उल्टी सीधी बातें करने लगा है, शक करने लगा है कि उसकी फैमिली उसके दुश्मन हो गए हैं। तो ये जो पैरानोया है, शक है, वहम है, सस्पिशन है, ये ड्रग इंड्यूस साइकोसिस जिसे हम कहते हैं, ये नतीजा होता है नशा लेने का। और नशे में फ़र्क होता है। अब ये मुझे लग रहा है अगर वो टैबलेट्स ले रहा था तो मोस्ट लाइकली वो एम्फेटामिन अब्यूज़ कर रहा था, हो सकती है क्रिस्टल है, आइस है, इस तरह के नशे। तो उससे ये दिमाग जो है वो बिल्कुल उसके केमिकल्स में इम्बैलेंस आ जाता है, और केमिकल इम्बैलेंस के साथ फिर वो इस तरह के साइकोटिक फीचर्स, जिसमें उन्हें जिसमें उन्हें कानों में आवाज़ें आने लगती हैं, लगता है कि लोग उनके ख़िलाफ़ हैं, उनका पीछा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे जब आते हैं सिम्टम्स, तो फिर वो फैमिली भी उनको खिलाफ़ लगती है,
ज़िद करते हैं, गुस्सा करते हैं। जैसे उसने छुरी उठा ली, वो मार भी सकता था, तो बाप डेफिनेटली बहुत डरा हुआ था। अब वो लाए इसलिए कि सेफ्टी इश्यूज थे घर में, वो अपने आप को मार रहा है, फैमिली को मार रहा है, लेकिन ख़ुद उसने इलाज नहीं वो कराना चाहता था। अब वो ये कह के लाए कि उसको बाइक दिलाने ला रहे हैं और उसका मेडिकल टेस्ट ज़रूरी है, इसलिए उसको हॉस्पिटल लेकर आए। तो किसी तरह किसी बहाने से उसको इंजेक्शन लगाया, उसको दाखिल कर लिया। लेकिन एंड ऑफ द डे ये वो पेशेंट हैं जो ख़ुद नहीं आए इलाज कराने। और मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि लोगों को समझ आए, फैमिलीज़ को समझ में आए कि अगर ये इस तरह के पेशेंट आते हैं और फिर इलाज भी हो जाए उनका, चाहे हम 2 महीने रख लें, लेकिन एंड में अगर उनकी थॉट्स नहीं चेंज हो, उनकी मोटिवेशन नहीं हो इलाज की, तो फिर रिजल्ट्स हमें अच्छे नहीं मिलते। कोशिश करते हैं अब ये कि इस केस में इन पर्टिकुलर होगा है कि पहले 10 से 15 दिन जो है वो डिटॉक्स होंगी, जो फिज़िकल विड्रॉल्स होते हैं उससे ही गुजरेगा। साइकोथेरेपी स्टार्ट होगी, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होगी, आइडिया लगाया जाएगा कि उसका मोटिवेशन लेवल किस लेवल पर है, फिर कौन से ऐसी रूट कॉजेज़ थी जिसकी वजह से नशा उसने स्टार्ट किया, सोशल फैक्टर्स क्या थे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या थे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या थे। ये सब वो हैं चीज़ें जिससे बदलने की ज़रूरत है। पेशेंट को गाइड किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना फैमिली और पेशेंट का काम है, स्पेशली पेशेंट का। तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं पेशेंट पे, बिल्कुल ठीक है। वो फ्यूचर में वाकई चाहते हैं कि नशे से दूर रहें। ये फैमिली की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अगेन। और फिर ये कि कोशिश एक ज़रूर करनी है। लोग अक्सर ये करते हैं कि वो कोशिश नहीं करते, वही समझते हैं कि ये इसका फेट है, ये इसको इसी तरह रहना है, अब इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। ये बड़ा प्रॉब्लम है। और मेरा ख्याल ये है, मेरी अपनी राय है कि अगर फैमिली में से अगर कोई इनिशिएटिव ले या अगर काउंसलिंग की कोशिश करे तो यकीनन किसी न किसी स्टेज पे उसको जो भी मुतासरा शख्स है उसको कन्विंस किया जा सकता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये होता है कि अगर ऐसी सूरत हाल ना हो फिर क्या होगा। एक एस्कॉर्ट सर्विस है वो आपके पास होती है, जो इस तरह के जो पेशेंट हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर एग्रेसिव हैं, कंट्रोल से बाहर हैं, ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल होता है, ख़ासतौर पे जब ख़वातीन होती हैं उनके लिए तो इस तरह के केसेस को हैंडल करना मुश्किल होता है। तो फिर मेरे ख्याल में एस्कॉर्ट दिया जाता है, उनको फिर लाया जाता है। लेकिन वो भी एक तरीक़ाकार है कि मैं बार बार इसलिए मेंशन कर देता हूँ क्योंकि जब ये सवाल आता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। एक ख्याल ये आम पाया जाता है सोसाइटी के अंदर कि कोई मार के, कोई टॉर्चर करके उनको जो है वो लाया जाता है। ऐसा तरीक़ाकार नहीं होता। प्लीज़ डॉक्टर साहब, हैव यू सेड। बिल्कुल, मैं फिर एक एग्जांपल दूंगा। आज इवनिंग में एक स्कॉट प्लान किया हुआ है। फादर आए हैं और वो उसका बेटा जो है नशा करता है और चाहते हैं कि बेटे को जो है ना वो लाया जाए, इलाज किया जाए। वो भी बिल्कुल साइकोटिक है, वो भी बहुत एग्रेसिव हुआ है, उसकी भी वाइफ है, घर में वालदा भी है, खुद फादर हैं, खुद पेशेंट है, उसकी वाइफ और बच्चे। अब वो काम पे नहीं जा रहा है, गुस्सा कर रहा है, मार धाड़ कर रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है और नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है उसका। और फादर इसलिए आए कि वो उसको किसी तरह हॉस्पिटल लेकर आया जाए। खुद वो कह रहा है वो आएगा नहीं, तो कोई ना कोई एस्कॉर्ट की ज़रूरत है। अब 2 स्टाफ यहाँ से जाएंगे आज इवनिंग में उसके घर पे। पहले वो घर देखकर आ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, ताकि उनको आइडिया हो कि जाना किधर है। और फिर वो अपने साथ इंजेक्शंस लेके जाते हैं। तकरीबन 3 इंजेक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उसके साथ बैकअप में और इंजेक्शंस होते हैं। अब एवरेज जो है वो जो हमने नोट किया है कि पिछले 3-4 साल से जो एस्कॉर्ट्स हो रहे हैं रेगुलर, उसमें 2 इंजेक्शंस पे काम हो जाता है, लेकिन थर्ड एज अ बैकअप रखा जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि 3 इंजेक्शन लगने के बाद भी पेशेंट का थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो टॉलरेट कर रहा होता है और वो कहता है तीसरे में भी खड़ा हुआ है और उसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर चौथा इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो उसमें ये कि पहले तो उसको प्यार से समझाया जाता है कि आप चलें, हॉस्पिटल से आए हैं, स्टाफ क्या वजह है, कहाँ ले जा रहे हैं, और अगर वो नहीं मानता तो उसे पकड़ के उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। थोड़ा सा ड्राउसी हो जाता है, सेडेट हो जाता है ताकि वो इतना एग्रेसिव ना हो, रिएक्ट ना करे, और फिर उसको कार में बिठा के हॉस्पिटल आके उसको फिर मज़ीद उसका चेकअप होता है, फिज़िकल चेकअप होता है कि उसके हार्ट रेट, उसकी ब्लड प्रेशर, उसके पल्स, उसका शुगर लेवल्स, ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह सब सही है कि नहीं सही है। उस हिसाब से फिर दवाइयाँ दी जाती हैं और डिसाइड किया जाता है। अच्छा, दवाइयाँ और किस हिसाब से दी जाती हैं कि उसने क्या नशा किया,
किस लेवल का नशा कर रहा था, तो उस लेवल पे दवाइयाँ डिसाइड की जाती कि उसको इस क्वांटिटी की दवाइयाँ देनी है, इस टाइप की दवाइयाँ देनी है। पेन मैनेजमेंट के लिए भी, नींद के लिए भी, एंजाइटी कम करने के लिए भी, और उसकी जो बाकी तकलीफ़ होती है डिटॉक्स से उससे उससे कम करने के लिए। फिर अगर साइकोटिक है, जैसे कि हम कह रहे थे कि ड्रग इंड्यूस साइकोसिस होते हैं, तो एंटी साइकोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये जो पैरानोया है, शक शुबात हैं, कानों में आवाज़ें आ रही हैं, ये बेहतर हो जाए वक्त के साथ साथ। और फिर नरिशमेंट, क्योंकि ये मेल नरिश्ड होते हैं, ज़्यादातर अपना ख्याल नहीं रखते हैं खाने पीने का, सेहत का। तो विटामिन डी से लेके डिफरेंट विटामिन्स जो हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो लड़ सकें अपनी बीमारी से भी। और जो विड्रॉल्स हैं वो भी बहुत तकलीफ दे होते हैं, तो उससे लड़ने के लिए भी इम्यूनिटी की ज़रूरत भी होती है, ताकत की ज़रूरत भी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका तरीक़ाकार है, तो ये यकीनन बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ ज़रा। ओवर थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो सब लोग, हम शायद खुद भी इसका शिकार होते जा रहे हैं यहाँ पर। बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ों को एंटिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, और अगेन ये प्रॉब्लम सबके साथ अब हो रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये हमें देखना होता है, और शायद सारा दिन लोगों का इसी में गुजर जाता है कि आने वाला वक्त क्या दिखाएगा। तो ये क्या नेचुरली है क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा आपका है, और जिस तरह के इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, ख़ासतौर पे फाइनेंशियल चैलेंजेस जो हैं, उसको देखते हुए क्या ये कॉमन होती जा रही है या इसको ओवरकम किया जा सकता है? क्या कहेंगे? एक तो एक स्वेयर कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा कि जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आइसोलेशन की तरफ लोग चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, इनिशियली अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो क्या इसको ओवरकम किया जा सकता है? जी। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है यासिर, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग को मैं हमेशा नेगेटिव नहीं लेता हूँ। उसकी वजह ये कि देखिए, अगर मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, कोई चीज़ वीडियो देख रहा हूँ किसी मेडिकल नई रिसर्च के बारे में, कोई साइकेट्रिक नई डेवलपमेंट हुई है या कुछ भी, तो वो आप सोचते हैं, साथ में आपके पेशेंट्स होते हैं, पास साथ में आपकी रोज़मर्रा की मामला चल रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं। इसमें आपकी ओवर थिंकिंग पॉजिटिव किरदार अदा करती है, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें, जैसे अब कंप्यूटर्स भी एक ज़माने में थे, अब ड्यू कोर और उसके बाद आगे कि वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे सोचते हैं। इंसान की सोचें भी इसी तरह है कि वो जब ज़्यादा आपको इनपुट दे दिया जाए डिफरेंट स्टिमुलस का, जो कि आपको मिल रहा है डिफरेंट स्क्रीन टाइम से या किसी भी किताब से या इंफॉर्मेशन से, तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ होता ये है कि आपका पास्ट आपको याद आ रहा होता है, आपके फ्यूचर की परेशानियां आपको परेशान कर रही होती हैं, या कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बिल कैसे भरने हैं, ये चीज़ें मैं कैसे करूँगा, प्लानिंग भी चल रही होती है, वो कभी कभी उसके साथ अप्रीहेंशंस भी आ रही होती हैं, परेशानी की सोचे कि मैं ये चीज़ें पूरी कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, जिसका डर होता है, खौफ होता है या एंजाइटी होती है। तो ये 3 लेवल्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अच्छा, मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट के बारे में थिंकिंग बहुत जायज़ भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप प्रेजेंट में जितना सोच रहे हैं अच्छा है, पॉजिटिव है एक तरह से, क्योंकि आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, कोई भी चीज़ मेमोराइज कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, उसी को आप रिकॉल कर सकेंगे। जितना फोकस प्रेजेंट में रखेंगे उतनी आपकी मेमोरी भी शार्प रहेगी और भूलने की आदत भी कम होती जाएगी। जितना पास्ट के बारे में सोचेंगे, प्रॉब्लम यह है कि पास्ट की अच्छी मेमोरीज तो आपको अच्छी फीलिंग्स दे देती हैं, लेकिन जहाँ आपकी बुरी मेमोरीज हैं, ऐसी चीज़ें पास्ट के बारे में हैं जो कि आपकी अच्छी मेमोरीज नहीं थी, तो वो आपको फिर परेशान भी करती हैं, आपको नेगेटिव गिल्ट की तरफ भी ले आती हैं। मैंने ये गलत किया, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ। और इसी रूमिनेशंस में जो बार बार रिपीटेडली आप सोच रहे होते हैं, होता ये कि वो पास्ट तो आप चेंज कर नहीं सकते। तो जब वो पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते तो वो आपका टाइम ज़ाया हुआ, और चाहे आप उस पर 3-3, 4-4 घंटे सोच लें, वो चीज़ वो फ्रूटलेस है, किसी काम की नहीं है। तो कोशिश करके, पास्ट को मैं समझता हूँ बिल्कुल अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, हम हर एक कहीं ना कहीं पास्ट में जाता है, लेकिन जब इस तरह की सोचें हैं तो ये ज़रूरत है कि आप डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को, प्रेजेंट में लाएं, कोई अच्छी चीज़ सोचें और उस ओवर थिंकिंग को कम से कम करने की कोशिश करें जो पास्ट से रिलेटेड हों। फ्यूचर की एप्रीहेंशंस का भी यही सूरत हाल है। फ्यूचर आपके कंट्रोल में कभी नहीं हो सकता, आप सोचते क्या हैं, होता क्या है, ये हम सबको पता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी फ्यूचर के बारे में
कोई फ़ायदा नहीं देती। इससे अच्छा है कि आप प्रेजेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करें, उन स्किल्स पे काम करें, उस स्ट्रेटजीज़ पे काम करें जो कि उस फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ की जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सके। यहाँ पे भी प्रेजेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स को मैं यही समझाता हूँ कि ज़्यादा फ्यूचर और ज़्यादा पास्ट इसको अवॉइड करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ओवर थिंकिंग को दूर करना है। फिर स्क्रीनिंग टाइम भी बहुत ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा है। तो और आई थिंक स्क्रीन टाइम को जो है ना वो पॉजिटिव तरह से यूटिलाइज करना और लिमिट में यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरे ख्याल में एक एवरेज इंसान अगर उसका आ जाता है कि उसने 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे एवरेज स्क्रीन टाइम यूज़ कर लिया है, तो मैं समझता हूँ उसमें प्रोडक्टिव टाइम शायद आधा 1 घंटा हो। कई दफ़ा वो टिकटॉक पे ऐसे ही फ्लिप कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई लर्निंग नहीं होती, कोई ख़ास एंटरटेनमेंट भी नहीं होती। बल्कि वो जितना ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ती चली आती है, कंसंट्रेशन स्पेल कम होता है और मेमोरीज के प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाते हैं और एंजाइटी बढ़ती है, कम नहीं होती। ये मैं अपनी एक उसकी नॉलेज के लिए पूछ लेता हूँ इन सारी चीज़ों में, क्या जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है ये मैटर करता है, या जो हम ये जो रेस्टलेसनेस है ये इशू बनती है मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जब मैंने देखा है वो ये कि जो लोगों का सोने का वक्त है वो ठीक नहीं है। क्या ये वाक़तन हो सकता है, चाहे वो डिमेंशिया हो और कोई प्रॉब्लम हो, स्लीपिंग जब सही नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं? बिल्कुल। स्लीप इन साइकाइट्री इज़ नियरली इक्वलेंट टू हीलिंग एज जब कहते हैं कि रेस्ट करें। कोई ज़ख्म है, कोई हड्डी टूट गई है, कोई चोट लगी है, बुखार हुआ है, डॉक्टर कहते हैं आप रेस्ट करें, रेस्ट करेंगे तो जल्दी हील होंगे। इसी तरह स्लीप जो है वो माइंड के लिए एक रेस्ट है और वो रेस्ट बड़ा ज़रूरी है क्योंकि सारा खेल ही माइंड का है, ब्रेन का है। जितना साइकेट्री हम पढ़ रहे हैं या बात कर रहे हैं इस पर, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, मूड स्विंग्स हो, एंगर इश्यूज हो, ओवर थिंकिंग हो एंड वगैरह वगैरह, होता ही है कि जब आप उसको ठीक, एक तो ड्यूरेशन आपको चाहिए 7 से 9 घंटे की स्लीप एवरेज, कुछ लोगों को 10, कुछ लोगों को 6, लेकिन आपको 7 से 9 घंटे सोना है। और सिर्फ ड्यूरेशन नहीं, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोने को 10 घंटे भी सो रहे हैं लेकिन आपके इन्वायरमेंट में शोर शराबा है, सनलाइट आ रही है, दिन के टाइम सो रहे हैं, अलग अलग टाइमों पे सो रहे हैं, बहुत देर से खा के सोए हैं तो पेट में इंडाइजेशन आपकी हुई है जिसकी वजह से रिफ्लक्स है और आपको नींद सही नहीं आई है, तो क्वालिटी ऑफ अगर स्लीप अच्छी नहीं है ना तो वो आपका रेस्ट पूरा नहीं करती दिमाग को। और स्लीप अगर हम ईईजी से चेक करते हैं या से, तो होता ये है कि आपके डिफरेंट स्टेजेस हैं, आपके लेवल्स अल्फ़ा बीटा तो है, आप जागते हुए थोड़ा सी ड्राउजीनेस में हो तो आता है, थीटा डेल्टा लेवल्स है और फिर आरईएम लेवल्स हैं जो कि आपके ड्यूरिंग स्लीप हम देख सकते हैं ईजी पे। उनमें 4 से 6 दफ़ा आप आरईएम में जाते हैं जो नॉर्मल हैं। अगर ऐसे इंसान जो कि सुपरफिशियल स्लीप सो रहे हैं, जिनकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा आरईएम में जाते हैं। और आरईएम में आसान लफ्ज़ों में वो टाइम है जो आप ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, जो बेचैन स्लीप होती है, जो सुपरफिशियल स्लीप होती है जिसमें आपके हाथ पांव हिल रहे होते हैं। अगर आप किसी को सोते हुए गौर करें तो उसकी आंखें बंद होगी लेकिन आंखें अंदर से हिलती हुई नज़र आती हैं। तो ये वो टाइम है जो आरईएम स्लीप का है, रैपिड आई मूवमेंट, और उसी टाइम में ख्वाब देखे जाते हैं। और वो टाइम होता है सुपरफिशियल स्लीप का, और उसमें चाहे आप जितनी ज़्यादा आरईएम स्लीप होंगी, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन डीप स्लीप का कम होगा, उतनी ही आपको सुकून की नींद नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि आप जब उठेंगे सुबह तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर तो खैर पूरी दुनिया में बड़ी रिसर्च हो रही है, किताबें लिखी जा रही हैं। मैथ्यू वॉकर ने बड़ी अच्छी किताब इसके ऊपर लिखी है, वाई वी स्लीप। तो उसमें मुख्तलिफ थ्योरीज़ और स्टडीज़ को उसने जो है वो कंपाइल किया है और इन अ नटशेल उसकी इम्पोर्टेंस को बताया है कि एक्चुअली क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं। और ये जो हेल्थ में हमारे इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है, उसकी सबसे बड़ी वजह उसके ख्याल में यही है कि ये जो स्लीपिंग पैटर्न हमारा ये ख़राब हो चुका है। तो ये इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग की बात हुई तो चले, मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा पेशेंट है, हर बंदा ये शिकायत कर रहा है कि मैं इंसोम्निया का पेशेंट हूँ। अभी मैं देख रहा था कुछ स्टूडेंट इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि जी इंसोम्निया हो चुका है और इसको शायद अब ठीक ना किया जा सके। अब मुख्तलिफ तरीके किए जाते हैं। अब आते हैं ज़रा पॉइंट की तरफ कि ख़ुद से जो ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है और इस चीज़ को नज़रअंदाज करके मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर ड्रग अब्यूज़ उसी तरफ आपको लेके जाता है। पहले आप ड्रग
यूज़ करते हैं और फिर अब्यूज़ करते हैं। जी। बहुत इंटरेस्टिंग केस मेरे पास 5 दिन पहले आया, और इत्तेफाक से वो मैं ज़रूर उसका जिक्र करना चाहूँगा। वाइफ के साथ आया, इज़ अ परफ्यूमिस्ट, परफ्यूम बनाता है। इवन उसके पास अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सफ़ायर के, जे डॉट के। तो ही कम्स फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, अच्छी पोजीशन पे, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको एंजाइटी हो रही थी। तो उसने खुद गया फार्मेसी, किसी दुकान पे चला गया, उन्होंने उसको हेल्प दे दी कि भाई ये दवाई खा लें आप, तो उससे आपको नींद आ जाएगी। उसने एक गोली ट्राई की, बड़ी अच्छी नींद आ गई। ये बात है तकरीबन 6 महीने पुरानी। अब वो 6 महीने पहले उसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए थे, तो उस एंजाइटी में और उसमें नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, जब उसने इस्तेमाल करनी शुरू की, उसने 1 से 2 कर दी, 2 से करते करते 3 कर दी। अब वो जब मेरे पास आया तो कह रहा है मैं 10-10, 12-12 गोलियाँ खा रहा हूँ इसकी, लेकिन मुझ पर ये असर नहीं कर रही है, और मैं बिल्कुल सो ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी एंजाइटी फिर भी ज़्यादा है, और क्या करूँ मैं। अच्छा, 10-12 गोलियाँ जो हैं वो बहुत ख़तरनाक लिमिट होती है, इसलिए कि ऑक्सीजन सेचुरेशन भी गिराती है, शॉर्ट एक्टिंग बेंजो है ये, और इसका एडिक्शन बहुत हाई है। आवाम को ये बात समझ नहीं आती कि जब वो एक दवाई लेते हैं और इनिशियली वो हेल्प कर भी देती है, जैसे किसी दवाई ने बुखार उतार दिया तो इन्फेक्शन को तो ट्रीट नहीं किया गया, इसी तरह अगर किसी को नींद आ गई किसी दवाई से और वो कहता है यार क्या बात है, मैं तो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं गया, वैसे खुद ही ठीक हो गया, बड़ा कमाल का आदमी था जिसने मुझे ये दवाई दे दी, लेकिन वो हुआ कमाल नहीं, वो उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई फिर, क्योंकि वो अब इस पोजीशन में आ गया है जिस पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा देखो तुम्हें दाखिले की ज़रूरत है। वो कह रहे इस वजह से कि मैं 10-12 खा रहा हूँ, मुझे दाखिले की ज़रूरत है। मैं कहता तुम ये छोड़ोगे और मैं तो मैं अच्छी से अच्छी दवाई भी लिख दूँ, इस विड्रॉल से गुजरना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एक दवाई से दूसरे इस पर, और साथ में उसके सीवियर थे सिम्टम्स, डिप्रेशन के भी, एंजाइटी के भी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा एटलीस्ट तुम्हें 10 से 15 दिन दाखिले की ज़रूरत है, ताकि इसमें तुम्हारा डिटॉक्स हो और तुम लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन पे जाओ, उसके बाद ग्रेजुअली हम इसे विड्रॉ करके बंद करें। ज़िद में उसने कहा नहीं, मैंने फिर भी उसे दवाई लिख दी, मान के चला गया। वो 3 दिन बाद उसकी वाइफ और उसका बाप उसको पकड़ के लेकर आया। वो मार धाड़ कर रहा था, चीज़ें तोड़ रहा था और बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में था। अब एज वी स्पीक वो इस वक्त दाखिल है हॉस्पिटल में। लेकिन मैं इसे समझा रहा हूँ कुछ वजूहत से। एक तो आपने जो सवाल किया कि जो हम जाते हैं और किसी भी जगह से दवाई ले लेते हैं, उसके नुकसान ये होते हैं एक्सट्रीम केसेस में, कई लोगों की जानें चली जाती हैं फिज़िकली। कभी कभी हम अखबार में पढ़ते हैं कि कोई मरा हुआ इंसान पाया गया। होता ये है कि कई दफ़ा ओवरडोज गलती से ले लिया जाता है, जैसे उसने 10-12 गोलियाँ ले ली, इसमें सोते हुए डेथ हो सकती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है ये मेडिकेशन, तो रेस्पिरेशन को डिप्रेस करेगी तो सांस आपकी सेचुरेशन लेवल नीचे जाती है और आपके हार्ट और रेस्पिरेशन दोनों पे बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। फिर जो एडिक्शन का लेवल है वो आपको बहुत ज़्यादा आप पूरी अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेता है। उसको वो काम पे नहीं जा सक रहा था पिछले 1.5-2 महीनों से, बहुत ज़्यादा, तो उसका काम भी उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट जा रहे थे। फिर वाइफ उसकी परेशान थी सद तक कि वो गई थी अगर मेरा बच्चा नहीं होता इसके साथ तो शायद मैं इसे छोड़ देती। तो रिलेशनशिप उसकी असरअंदाज हो रही है, उसका काम असरअंदाज हो रहा है, वो खुद बहुत परेशानी में है, उसकी ये हालत हो गई कि शायद वो मर सकता है। तो ये सिर्फ एक गोली से जो उसने ली बगैर कंसल्टेशन के, अगर वो थोड़े से पैसे खर्च करता, 500, 800, 1000, 1200, एक डॉक्टर को दिखाने की फ़ीस होती है। तो आप इलाज कराएं, डॉक्टर से एडवाइस लें। मेरे पास ना आए, किसी और डॉक्टर के पास जाए, किसी के पास भी जाए, लेकिन डॉक्टर से एडवाइस लेना ज़रूरी होता है। इसी तरह गाड़ी है, अगर कोई मसला हो गया, उसने कहा मैं इस तरह मसला हल कर देता हूँ, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया, आग लग जाती है गाड़ियों को, बड़े बड़े मसले हो जाते हैं। आपको एंड ऑफ द डे तो आप उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं, किसी प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं। हर मशीनरी अलग तरीके से मैनेज होती है। इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है और उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया उसका ब्रेन है। अगर आपने उसको सीरियस नहीं लिया तो फिर उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, आप उसको फीड कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो अभी ये प्रॉब्लम है ये सारी गुफ्तगू के अंदर, ऑक्सीजन का जो मामला है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव, इसको आप समझ लें। वैसे ही हमारी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है और इसके बाद अगर कोई ऐसी मेडिसिन लें जो आपकी सैचुरेशन को और मज़ीद कम कर दे तो वो फिर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो न सिर्फ ब्रेन के लिए बल्कि बाकी दीगर ऑर्गन्स के लिए भी जो है बड़ा डैमेजिंग होता है। यही वजह है कि स्ट्रोक्स भी आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर वो कहते हैं जी ये बड़े नॉर्मल सा था बंदा,
और अचानक से इसको जो है वो स्ट्रोक भी हो गया और ये भी हो गया। मेरे ख्याल में अब ये समझ लेना चाहिए कि ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है, ख़ास तौर पे जो सेल्फ मेडिकेशन का प्रॉब्लम है। बारहा इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं कि इतना ख़तरनाक मामला है ये कि इसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे अभी आपने सुना कि ये अपनी मर्ज़ी से कोई एंटी डिप्रेसेंट ले लेना और ये फ़ैसला करना कि ये थोड़े टाइम के लिए ले लूँ उसके बाद छोड़ दूँगा उसका, क्योंकि आपको तो पूरा एक स्ट्रिप निकाल के दे दी जाती है उसका। अगर आप देखेंगे उसका डब्बा कर जिसको कहते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, हाईली एडिक्टिव लिखा होता है, मेंशन होता है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इसको इस्तेमाल ना करें। बट हमारे यहाँ सारे काम चल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अभी जैसे डिप्रेशन से बात हो रही थी, बहुत सारे लोग शिकार होते चले जा रहे हैं और फिर ये कि अब डॉक्टर के पास जाना वो कहते हैं हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। और डॉक्टर के अगेन जैसे पिछली दफ़ा हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं वो पहले ही कंफ्यूज्ड है। वो 2-3 मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, वो ऐसे डॉक्टर्स के पास गए कि उन्होंने जो उनको बताया वो उनका फ़िज़िकल चेकअप करा लो। वो फिज़िकल चेकअप के चक्कर में और कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम निकल आया, कोई कोलेस्ट्रॉल कहीं बढ़ा हुआ है, कहीं लिपिड ख़राब है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए वो कर देता है। तो इस वजह से लोग ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? और ख़ासतौर पर फिज़िकल टेस्ट की जब बात आती है लोग इसको अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने सुना है कि यार खामखा नहीं कराना चाहिए कि प्रॉब्लम कोई ना कोई निकल आएगी तो वो हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। व्हाट डू यू हैव टू से? आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है यासिर, और ये बड़ा कॉमन मैं सुनता हूँ। आम इंसान को जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो 40-45 का है और मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ यार कभी लास्ट ब्लड टेस्ट कब कराया तुमने, तो मैं तो कराता ही नहीं हूँ कि गलती से कोई चीज़ निकल ना आए। तो Exactly. ये जो है इस बात पे मैं हंसता भी हूँ और मुझे दुख भी होता है, क्योंकि देखें आंख बंद करने से ख़तरा टल नहीं जाता। और यही बात है कि आपने बिल्ली देखी और कबूतर ने कहा मैं आंख बंद कर लूँगा बिल्ली गायब हो जाएगी, इसका मतलब ख़तरा टल गया है। इसी तरह ही है। अगर एक इंसान बाहर के मुल्क में, जो मैंने प्रैक्टिस देखी है, मैं 26 साल बाहर गुजार के आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैंने बहुत टाइम गुजारा, इंग्लैंड में, आयरलैंड में। वहाँ तो बेसिकली अगर आप 40 के होते हैं और 40-45 की, तो आपको कुछ टेस्ट मैंडेटरी करने पड़ते हैं। और फिर गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है कि भाई आपको PSA मार्कर्स हैं, जैसे प्रोस्टेट का टेस्ट है आदमियों में, वो कराना चाहिए। और एक 40s में आके पैकेज देते हैं कि ये सारे टेस्ट आप कराएं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आपके बॉडी किस पोजीशन पे है। वो ये नहीं कहते कि हम कराएंगे नहीं टेस्ट कि हमें कहीं कोई चीज़ निकल ना आए। वो बिलीव करते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहली बात है, अगर बॉडी में सब ठीक ठाक चल रहा है, उनको नींद भी सही आ रही है, भूख भी सही लग रही है, बुखार भी नहीं हो रहा है, अच्छे भले हट्टे कट्टे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियंस माशाल्लाह से बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आपको पता है। दे आर वेरी हेल्दी नेशन और स्पोर्ट्स लविंग नेशन है। लेकिन वो अपने ब्लड टेस्ट भी उसी तरह कराते हैं, जाते हैं, गवर्नमेंट ने फ्री किए हुए हैं ब्लड टेस्ट, वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं, मेक श्योर करते हैं, फिर जाके पूछते हैं कि भाई और ऐसी चीज़ तो नहीं है। जो विटामिन बी लेवल्स कराते हैं, विटामिन डी कराते हैं, चाहे वो हेल्दी हो, अरे विटामिन डी लेवल कम आ रहा है, फिर विटामिन डी लेते हैं। इसी वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने का रिस्क कम होता है फ्यूचर में। अब यहाँ देखें औरतों में, ख़ास तौर पे बूढ़ों में, बूढ़े क्या कहते हैं पाकिस्तान में, या तो शायद 45-50 साल के होते हैं तो कहते हैं बूढ़े होने शुरू हो गए। तो यहाँ 55-60s में आके हड्डियाँ जो हैं वो बिल्कुल जवाब देनी शुरू कर देती हैं, जोड़ों का प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि विटामिन बी, इतना सूरज की रोशनी होते हुए भी हम सूरज की रोशनी नहीं यूटिलाइज़ कर रहे हैं, विटामिन डी लेवल्स कम हैं। मैं हट रहा हूँ साइकाट्री से, लेकिन मैं बाद टेस्ट की आपने कही थी, तो ये वो टेस्ट हैं जो ज़रूरी है, लाजमी है। पी लेवल्स हैं, विटामिन डी लेवल्स हैं। फिर आप अगर अच्छी फिजिकल हेल्थ है ना आपकी, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल सही। अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है आपकी, तो फिर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक हो नहीं नहीं हो सकता सकती। कि ठीक हो। और इसी तरह अगर फिजिकली आप सही नहीं है, आप देखें 30% आपके डायबिटीज़ बढ़ रही है, कितने आपके ब्लड प्रेशर कितना बढ़ गया है। और इसी तरह मैं यंग लोगों में देख रहा हूँ कि उनको कंधों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। आपकी पॉस्चर से लेके, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस से लेके, आपके न्यूट्रिशन से लेके, और ये ब्लड टेस्ट ना करवाने से, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी में है और नहीं होती हैं, तो इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है और आस्ते आस्ते फ़र्क पड़ता है। अगर हम एवरेज खातून का यहाँ पे टेस्ट कराएं तो मुझे अंदाज़ा है कि हीमोग्लोबिन लेवल्स बहुत कम है, कम होता है, आयरन लेवल्स कम है, तो उनको आयरन की ज़रूरत है, उनको ब्लड की ज़रूरत है। और ब्लड कैसे पैदा होता है कि वो अच्छा फ्रूट खाएं, एप्पल लें,
अच्छी ग़िज़ा लें, पानी टाइम पर, डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है। डिहाइड्रेशन। अब कल पेशेंट आई थी, पानी ना होने के बराबर पीती है, उसको किडनी में दर्द हो रहा है, ऊपर से वो दवाइयाँ ले रही है। तो मैं उसको यही समझा रहा था कि भाई पानी तो पियो। अगर आपको 12 ग्लास पानी पीना है दिन में, तो शायद जब आप दवाइयाँ ले रही हैं तो आपको 14 से 16 ग्लास पानी पीना है। तो आप पानी नहीं पिएंगे तो किडनी पे लोड पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हर पाकिस्तानी को समझने की ज़रूरत है। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ टेस्ट उसमें आ जाते हैं, टेस्ट महंगे नहीं हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना है कि आपके किडनी लेवल्स कैसे हैं, लिवर फंक्शन कैसे चल रहे हैं, सीबीसी कैसा है, एक बेसिक टेस्ट। और फिर शुगर का टेस्ट आपने करा लिया, कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी एज आ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, तो ऐसे एटलीस्ट बेसिक टेस्ट हों, साल में एक दफ़ा, 2 साल में एक दफ़ा। तो आपको एक ओवरव्यू मिलता है, आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ किस डायरेक्शन में जा रही है। और कभी कभी ये ऑर्डर आते हैं, जैसे अगर शुगर थोड़ी सी बढ़ रही तो आपने पहले ही कंट्रोल कर ली, तो आप डायबिटीज़ होने से बच जाते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपने ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया हुआ, तो आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी होने से आप बचा सकते हैं। शुगर अपना सॉल्ट कंट्रोल करके, या अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करके, अपनी फिटनेस को कंट्रोल करके। तो ये चीज़ें चेक करने से आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अगेन, कि हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये शुगर से तो हम परहेज़ कर रहे हैं, अब तो अवेयरनेस आती जा रही है, उसको अवॉइड कर रहे हैं, बट सोडियम से जो है ना वो परहेज़ नहीं कर रहा है। और उसको जो है शायद अभी तक बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं है कि ये भी इक्वली हार्मफुल है, इसको भी कंट्रोल रखा जाए। तो खाने बनाते वक्त भी एहतियात रखी जाए। फिर कभी इसके ऊपर जो है वो ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो इसको भी ज़रा कंट्रोल कर लें। डॉक्टर साहब, अब सर्विसेज के हवाले से बात आता हूँ ना, सेंटर के अंदर जो सर्विसेज हो रही हैं, अब नया सेंटर जो है माशाल्लाह इस्टेब्लिश हो गया, फिर आगे अभी रिसेंट पास्ट में जो एक्टिविटी रही है उसका क्या फीडबैक आया, ज़रा वो भी तो बताएं। लोगों की क्या पार्टिसिपेशन थी, अवेयरनेस आ रही है, लोग आ रहे हैं कुछ कि अब वाकई बात की जाए सही डॉक्टर से, प्लीज़। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और आ रहे हैं एज वी स्पीक। डेली बेसिस पे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, आते हैं, पूछते हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी खुशी देती है कि एक आम पब्लिक जो है ना अब आना शुरू होती है। वो अपने नफ्सियात के लिए परेशान है। लोगों में भी ये अवेयरनेस आ रही है कि नफ्सियात सिर्फ पागलपन का इलाज नहीं है। अगर किसी को OCD है, एक ही चीज़ बार बार रिपीटेडली सोच रहा है, हाथ धो रहा है तो 15-15 मिनट तक हाथ धो रहा है, तो ये इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं और आगे आगे बता रहे हैं कि हमें अब अंदाज़ा है कि ये भी नफ्सियात के प्रॉब्लम्स हैं, हमें इसकी इलाज की ज़रूरत है। फिर जो बाकी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं, वो ये कि हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इलाज को, कि कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसका फुल स्क्रीन करते हैं, मेक श्योर करते हैं सैचुरेशन से लेके ब्लड लेवल्स, शुगर के, ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स मॉनिटरिंग, एवरीथिंग, वो वेट उसका, बेस लाइन। और ये उसको फिर अंदाज़ा होता है। उसने एक आम जगह से भी रिसेंटली ये चीज़ें मॉनिटर नहीं कराई होती, तो कई लोगों को पहली दफ़ा पता चलता है उनको डायबिटीज़ है। उनको पता चलता है अच्छा हमें ब्लड प्रेशर है, नीचे का ब्लड प्रेशर 105, और वो उसको पता ही नहीं है। यंग लड़का, आज यंग लड़कों में मैं देख रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर इतना कॉमन है। अच्छा, आते हैं नफ्सियात के इलाज के लिए, लेकिन बाकी चीज़ें भी पता चल रही हैं जो कि उनको नहीं होती। अब हम जो खबरें सुन रहे हैं कि 25 साल का लड़का है, बैडमिंटन खेलते हुए गिर गया, डेथ हो गई, बैठे बैठे डेथ हो गई, रात को सोया उठा नहीं सुबह। तो वजह यही है कि अंदर अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एहसास नहीं है, उनको पता नहीं है, और वो अचानक से जो ना हमला करती है। स्ट्रोक हो सकता है, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट पे फैक्टर आ सकते हैं। तो ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। कमिंग बैक टू द सेंटर, तो अब ये कि साइकोलॉजिकल इनपुट हम बढ़ा रहे हैं, साथ साथ हम लोगों ने ये किया है कि साइकोलॉजिस्ट तो हमारे पास अच्छे हैं ही। हमने इंटर्नशिप स्टार्ट की हैं, तो साइकोलॉजी की इंटर्नशिप स्टार्ट की हैं, फार्मेसी की इंटर्नशिप स्टार्ट की हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के कोर्सेज स्टार्ट किए। जो सीखना चाहते हैं थेरेपीज़ के बारे में, वो 3 महीने के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। तो उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि कई लोग आगे इनरोल, अभी पहला CBT कोर्स का सेशन हमने जो 3 महीने का है वो स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन मेरे ख्याल में इस वक्त तक 150 से ऊपर इंटर्न्स फार्मेसी के जो है ना होके ट्रेन होके जा चुके हैं सर्टिफिकेट लेके। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं साथ साथ। तो हम टीचिंग पे कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे जोर दे रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, नर्सिंग केयर को बेहतर बनाने के लिए नर्सिंग की टीचिंग को भी बढ़ा रहे हैं, और डे सेंटर का स्टार्ट किया है। तो उसमें ये है कि ओल्ड एज
या और आईडी जिसमें हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी के पेशेंट हैं, चाहे कह सकते हैं कि चैलेंजिंग पेशेंट्स हैं जिनके चैलेंजिंग बिहेवियर हैं, उनको छोड़ सकती हैं पेरेंट्स आके सेंटर में, ताकि वो उनको भी रेस्पाइट मिले, उनको भी टाइम मिले, और यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी भी हो, साथ में उनको आर्ट थेरेपी, उनके सेशंस। तो हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और साथ में फिजियोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिकल इनपुट देते हुए ये 4 लेवल्स पे भी अब हम जा रहे हैं। तो सिर्फ साइकोलॉजी साइकेट्री से हट के थोड़े डिफरेंट लेवल पे आ रहे हैं। और फिर ओल्ड एज में ख़ास तौर पे जो बुढ़ापे में लोग चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स आएँ, थोड़ा टाइम गुजारें, उनकी भी आर्ट थेरेपी हो, थोड़े बिजी हों, उनको एक दूसरे से बात करने का मौका मिले, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिफरेंट स्किल्स उनको सिखाएं, उनको बिजी रखें, तो वो सब स्टार्ट किया है। तो स्पेशलाइज्ड एरिया फॉर ओल्ड एज 3 to 4 days अप टू 4 hours a day का स्टार्ट किया है डे सेंटर। तो वो भी शुक्र है कि स्टार्ट हो गया है। अच्छा, वो ये जो माइनर्स खासतौर पर डाउन सिंड्रोम वाले और इस तरह के पेशेंट्स हैं, क्या इनको भी देखा जा रहा है, लुक आफ्टर कर रहे हैं? बिल्कुल। एस्पर्जर्स, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, या डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटी के पेशेंट्स हैं जो कि चैलेंजिंग बिहेवियर के साथ हैं, उनको भी अकोमोडेट कर रहे हैं विद ऑल द बिहेवियर प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो चैलेंजिंग बिहेवियर के साथ हैं, तो उनके लिए सुपरवाइज्ड बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं, 1-to-1 सेशंस भी हैं। तो वो 4 दिन के लिए आ सकते हैं वीक में। उनका पैकेज है कि वो आए, फैमिली आके छोड़ सकती है उनको हमारे पास सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक, और वो उस टाइम पे हॉस्पिटल में ही अंडर सुपरविजन ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट बाकी थेरेपिस्ट के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटेंड करेंगे। तो अंडर वन रूफ सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे अब मैं देख रहा हूँ सेंटर्स भी बनते जा रहे हैं, लेकिन वो स्कूलिंग के मॉड्यूल के ऊपर जो है ना वो चला रहे हैं। लेकिन इसीलिए भी बताना ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट्स को बाकायदा डॉक्टर की सुपरविजन रिक्वायर्ड होती है। यकीनन होंगे कहीं पे डॉक्टर्स भी होंगे, उनकी सुपरविजन में ही होता होगा, क्योंकि बिहेवियर थेरेपी जो है ना ये एक प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने इसके बारे में भी सवाल किया था। तो बेसिक सेंटर है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और दीगर भी काम हो रहे हैं, इसलिए आपको कहा कि ज़रा अवेयर कर दें इसके बारे में। लोकेशन भी ज़रा एक दफ़ा फिर बताएं ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे आप तक पहुंच सकें। जी हाँ, लोकेशन अल्लाह का शुक्र है बहुत इजी है यहाँ से, कि इफ़ यू कमिंग फ्रॉम सदर और कोलीमार से गुजर के जैसे ही जो नाज़िमाबाद आता है, जो पुल फ्लाई ओवर का उतरते ही लेफ्ट पे है, तो नेक्स्ट टू मिज़ान बैंक है। मेन जो नवाब सदीक अली खान रोड है, जिस पे बकाया हॉस्पिटल भी है, एओ क्लिनिक भी है, उसी रोड पर है। लेकिन कमिंग फ्रॉम गोलीमार वो सबसे पहले आता है, या अगर आप एओ क्लिनिक साइड से आ रहे हैं या नॉर्थ नाज़िमाबाद साइड से आ रहे हैं, तो आपको फ्लाई ओवर से यू टर्न नीचे से लेके ईदगाह जहाँ पर है वहाँ के वापस लाते ही उल्टे हाथ पर, जहाँ पर हमदर्द पार्क भी है, जहाँ लव पाकिस्तान बिल्ड पाकिस्तान बड़ा सा लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ, उसी जगह पे यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है। बिल्कुल ठीक है। तो ये लोकेशन है जी, बड़ी आसान है, कराची के अंदर है। और कराची से बाहर जो कंसल्टेशन चाहते हैं, ये भी ज़रा सुन लें कि वो नंबर जो ये ऊपर चलाए जाते हैं ना, ये डॉक्टर साहब के जो है ना वो पर्सनल नंबर हैं। तो इन नंबर्स के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके ज़रिए भी जो है आपको कंसल्टेंसी जो है वो मिल सकती है। बट द पॉइंट इज़ कि एक ज़रा समझ लें इस चीज़ को कि लोग ये समझते हैं कि वो डॉक्टर साहब खुद उठाएंगे और उसी वक्त आपको जो एंटरटेन करना शुरू कर देंगे। ये पॉसिबल किसी भी शख्स के लिए और डॉक्टर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब तरीक़ाकार ज़रा बताएं, अगर अपॉइंटमेंट अगर चाहिए हो, कराची से बाहर जो लोग हैं यकीनन उनको भी देख रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर जो है उनको भी पेशेंट देख रहे हैं, लेकिन तरीका क्या होता है ये भी बताएं। देखिए 2 और 3 स्टाफ हैं जो कि फ़ोन उठाते हैं। देयर 3 नंबर्स एक्चुअली, एक नंबर तो ऊपर चल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो लोकल नंबर है 0213661327 है, और दूसरा एक और न्यू नंबर भी स्टार्ट किया है, वो 021374505552 है। इन नंबर्स पे जो ना जो भी स्टाफ उठाता है, दे विल टेक नोट ऑफ कि क्या इशू है। अच्छा, ऑप्शंस हैं कि वो वीडियो पे दिखा सकते हैं, एंड थ्रू आउट पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। शुक्र अल्लाह का, मेरे कनाडा में पेशेंट है, अमेरिका में है, आयरलैंड में है, इंग्लैंड में है, और इस साइड पे हांगकांग और सिंगापुर। एक ही दिन में मैंने हांगकांग, सिंगापुर और कतर 3 जगह पर पेशेंट देखे। तो अब वो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कि लोगों का अवेयरनेस है, उनको ये भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में जो साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं
अच्छा मेरी जो क्वालिफिकेशन है शुक्र अल्लाह का बाहर की है, तो मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में होता तो वहाँ $360 लेता। और इसी तरह उनको अंदाज़ा है कि यूके में भी अपॉइंटमेंट्स नहीं है, बहुत लॉन्ग वेटिंग पीरियड है जी इस वक्त जी। साइकेट्री का। तो होता ये है कि जो साइकेट्रिस्ट वहाँ पर उनको $300 में भी नहीं मिल रहा, 3-4 हफ्ते की वेटिंग पे, जिसका मतलब है तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपए का एक अपॉइंटमेंट है। और वही अपॉइंटमेंट उनको 3,000 रुपये में या 2,000 रुपये में मिल जाता है अगर वहाँ से कॉल करते हैं। तो दे फील वेरी कंफर्टेबल कि बहुत कम खर्च किया, पैसे ट्रांसफ़र किए, दे गेट अ वीडियो कॉल, उस पर उनको फुल जो है ना एडवाइस भी मिल जाती हैं और असेसमेंट भी उनका हो जाता है और घर बैठे हो जाता है। दैट इज़ वेरी यहाँ इंपॉर्टेंट। बहुत बात ये कि लोकल जो लोग आ रहे हैं ना, मुझे जो कहते हैं कि हम अवारन से आ रहे हैं, बलूचिस्तान साइड से आ रहे हैं, दे स्पेंड अराउंड 14,000 to 18,000 रुपीज़ फॉर जो डिस्टेंस उनको कवर करना पड़ता है क्लिनिक तक आने के लिए। एग्जैक्टली। और फिर आके उनको कंसल्टेशन देनी पड़ती है। तो कंसल्टेशन का एस्पेक्ट तो बहुत छोटा है। वो कहते हैं हमारे डिस्टेंस जो है वो हमें बहुत लंबा पड़ता है रिव्यू के लिए आना। तो अब वो इनक्रेज हो रहे हैं कि वीडियो पे दिखाएं, बलूचिस्तान से, कोयटा से, अच्छा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, पंजाब से, और ख़ास तौर पे इंटीरियर से सखर, लाड़काना, यहाँ से बहुत से पेशेंट दिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ से आना फिर उनको दूर पड़ता है। तो वो फिर क्या करते हैं, 3 महीने में एक दफ़ा आ जाते हैं, लेकिन बाकी कंसल्टेशंस वो क्या कहते हैं कि वीडियो पे करते हैं, फिर 3-4 कंसल्टेशन के बाद एक दफ़ा दिखा भी देते हैं आके। ठीक है। तो मिक्स पैकेज भी है। लेकिन ओवरसीज़ के लिए तो ये बहुत आसान है। अब एक पेशेंट मेरी है जो कि मुझे साल में 12 दफ़ा दिखाती है सिंगापुर से, लेकिन एक साल में एक दफ़ा ज़रूर दिखाने आती है। आई थिंक दिस मंथ शी इज़ ड्यू टू कम फ्रॉम सिंगापुर। आई सी। तो आ रही है सिंगापुर। बिल्कुल ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यू पीपल आर ब्लेस्ड कि यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वरना ये जो अमेरिका, कनाडा और दीगर जगहें हैं, ख़ासतौर पे यूके के अंदर अपॉइंटमेंट्स मिलना डॉक्टर्स की नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इस वक्त हो चुका है। एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया में इस वक्त है, बड़े ममालिक को ख़ास तौर पे, क्योंकि वो एक हेल्थ पॉलिसी है, बहुत सारे और दीगर चीज़ें हैं, तो इतना आसान काम नहीं है। तो ये आपके लिए बड़ा आसान है। पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कि वो डॉक्टर साहब से रुजू कर सकते हैं और जल्दी ही आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। यकीनन बात आपको समझ में आई होगी और आपके जो और दीगर सवाल हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। वक्त प्रोग्राम का यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह।